हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप देखिए बच्चों, एसएसटी में हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 14 चैप्टर की हमारी रीडिंग चल रही थी। उसमें मैंने आपको कुछ रीडिंग करा भी दी थी, ठीक है ना। 14 चैप्टर है हमारा ये, भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष द्वितीय चरण, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभव, यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे ना, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित डरबन में एक फर्म के लिए कार्य करने गए। दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी ने डरबन एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक फर्म थी उसके लिए कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। तो वहाँ से उन्हें क्या एक्सपीरियंस मिला था, देखिए यही पढ़ेंगे आज हम। दक्षिण अफ्रीका के अनुभव 1814, ये किस समय की बात है, 1893 से 1914 के बीच की बात है ये सब। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव ने उनके सत्याग्रह के विचारों तथा तरीकों को आकार दिया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब गए थे तो उन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, तो सत्याग्रह के लिए नए नए विचारों और कैसे उसे चलाना है इसको आकार दिया था। मतलब उन्हें ये विचार आने लगे थे कि सत्याग्रह को हमें कैसे चलाना है और कैसे आगे बढ़ना है। 1906 ईस्वी तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में निवास करने वाले भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई में वकालत की सामान्य तकनीकों का प्रयोग किया। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे जब ये, तो वहाँ पर एक नेटाल जगह का नाम है एक, और वहाँ पर जो भारतीय रहते थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, प्रजातीय भेदभाव, ठीक है ना। तो उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने, क्योंकि वकालत की पढ़ाई तो की हुई थी महात्मा गांधी ने, तो उसके सामान्य तकनीक जो नॉर्मल तरीके होते थे लड़ने के, उन्होंने लड़ाई लड़ी ये। किंतु 1907 से 1908 ईस्वी तथा 1913 से 14 ईस्वी में प्रारंभ किए गए निष्क्रिय प्रतिरोध के दो मामलों में इन्होंने अपने तरीकों में परिवर्तन किया। अब उन्होंने वकालत तो शुरू की अपनी, लेकिन 1907 से 8 और 13 से 14 इन 2 ईयर में दो नए निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब रुकावट, उनके बीच में रुकावटें आई, प्रतिरोध मतलब रुकावटें आई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तरीकों में परिवर्तन किया। पहले तो वे नॉर्मल टेक्निक यूज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भी अपने काम करने के तरीकों में चेंज कर दिया था, जिससे उनके सत्याग्रह की संकल्पना का विकास हुआ, जिससे सत्याग्रह आंदोलन का विकास हुआ था। यानी कि यहीं से ही महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए नए नए विचार प्राप्त हुए थे। इन दोनों अभियानों में भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाले दो कानून सम्मिलित थे। अब जो दो अभियान चलाए गए थे, इसमें पहले क्या था कि भारतीयों को उसमें वोटिंग का कोई अधिकार नहीं था, मतलब मताधिकार, वोट नहीं कर सकते थे भारतीय। तो गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों के सघन विरोध तथा प्रदर्शनों के बाद अधिकांश मामले सुलझा दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जब ये गए थे, भारतीयों के साथ देखा कि इतना भेदभाव होता है, उन्हें वोटिंग का भी अधिकार नहीं था, मताधिकार नहीं था उनके पास, तो इसके लिए उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी। और उनके नेतृत्व में जो मतलब ये विरोध प्रदर्शन किए गए थे, इनसे अधिकतर मामले सुलझ गए थे। यानी कि कुछ हद तक जो इंडियंस के प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर वो सॉल्व हो गए थे। अपने दक्षिण अफ्रीकी अनुभव से गांधी जी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह की तकनीक में गहरा विश्वास विकसित किया। इस अनुभव ने गांधी जी को सांप्रदायिक सद्भाव के सर्वोच्च महत्व तथा ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने की आवश्यकता का आभास कराया। इससे उनके नैतिक तथा बौद्धिक स्तर में वृद्धि हुई तथा लोगों से संवाद स्थापित करने की उनकी योग्यता प्रकाश में आई। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ही जो महात्मा गांधी थे ये, इन्होंने मोर्चा शुरू किया था, और वहाँ से ही उनमें नैतिकता का भी विकास हुआ, बौद्धिक स्तर में भी विकास हुआ, और लोगों से संवाद, मतलब लोगों से बातचीत करने का, कैसे बातें करना है, कैसे अपने भाषण देना है, इसकी योग्यता भी उनकी प्रकाश में आई थी। मतलब योग्यता धीरे धीरे उनमें बढ़ रही थी। अब नेक्स्ट है हमारा भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का अवतरण। अब जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने नए नए एक्सपीरियंस लिए थे, तो उसके बाद भारत के राजनीतिक
राजनीति पर उन्होंने क्या काम किया था, देखिए उनका क्या इफेक्ट हुआ था। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आने पर तुरंत ही उनकी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की रुचि नहीं थी। कब गांधी जी कब वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में, जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत में लौटे थे वापस। भारत आने पर तुरंत ही उनकी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की रुचि नहीं थी। मतलब एकदम आते ही उन्होंने राजनीति में कोई भी काम करना शुरू नहीं किया था। इसलिए एनी बेसेंट ने जब उन्हें होम रूल लीग की स्थापना में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देखिए बच्चों, जो ये है ना हमारा होम रूल लीग है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, होम रूल लीग एनी बेसेंट ने, ये भी एक होम रूल लीग चलाया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था ये। इसमें क्या था, इसमें लोगों को बताया गया था कि भाई शासन तो ब्रिटिश ही करेंगे, मतलब ब्रिटिश की सरकार थी जब, कि सरकार तो ब्रिटिश की ही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन जो काम करेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे, हम ब्रिटिश सरकार के हिसाब से काम कुछ भी नहीं करेंगे। ये होम रूल लीग में रखा गया था, ठीक है। तब इसमें, ठीक है ना, तो इसमें एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी को एक निमंत्रण भेजा था। उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उस निमंत्रण को भी महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। किंतु 1917 से 18 ईस्वी में वह सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने से स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा था कि भाई चलो चल रहा है काम, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन 1917 और 18 जब धीरे धीरे मतलब जो हालात है वह बदलने लगे थे, तो उन्हें लगा कि अब मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। अब तक वो दूर थे राजनीति से, कुछ भी किसी के भी पास कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन 1718 में उन्होंने राजनीति में अपना एंटर किया था। वह 3 स्थानीय मामलों में जुड़ गए। कौन कौन से 3 थे वे देखिए। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था। एक तो चंपारण बिहार में है ये, और यहाँ पर जो नील की खेती करने वाले किसान थे ना, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होता था उस टाइम पर, ठीक है, तो उनके लिए एक अभियान चलाया था। दूसरा अहमदाबाद में टेक्सटाइल श्रमिकों का, तथा तीसरा खेड़ा के किसानों द्वारा करों की अदायगी न करने का था। यानी कि 3 मामले थे उस टाइम पर जो चल रहे थे, और गांधी जी को लगा कि हाँ भाई अब तो कुछ करना चाहिए। सबसे पहला उसमें क्या था, एक तो चंपारण में था, चंपारण में बिहार में नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनसे रिलेटेड था ये। दूसरा अहमदाबाद में टेक्सटाइल श्रमिकों का, जो टेक्सटाइल श्रमिक थे ना उनके रिलेटेड था। और तीसरा खेड़ा के किसानों द्वारा करों की अदायगी न करने का था, क्योंकि उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार आई थी उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर लगा दिए थे, और वो किसान वो कर नहीं, टैक्स नहीं चुका पाते थे, तो उनसे बचने के मतलब वो नहीं दे रही थी। तो इससे रिलेटेड एक अभियान चलाया गया था जिसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। इनसे वे राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। अब इन तीनों में काम करने के बाद ये मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता बन गए थे। आपके यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आज यहाँ तक ही। आगे की रीडिंग हम कल करेंगे, लेकिन आपको भी आगे की रीडिंग अपने आप से करनी है, ठीक है बच्चों, और फिर कल मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।